नमस्कार साथियों। आप कभी सोचे हैं कि विसरण और परासरण बार बार गलत क्यों हो जाता है? आप कभी देखे हैं कि विसरण और परासरण से क्वेश्चन अगर परीक्षा में आ जाए तो गलत ही लग जाता है? क्यों? आइए, आज के बाद अब कभी नहीं गलत होगा। एक बार बस 2 पल रुक करके इसे समझ लीजिए, आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। जो पढ़ते हैं उन्हें भी, जो नहीं पढ़ते हैं उन्हें भी। विसरण और परासरण, देखिए, विसरण और परासरण समझाने से पहले एक क्वेश्चन पूछ दे रहा हूं कि अगर अमीबा को ले जाकर समुद्री पानी में डाल दे तो क्या होगा? वो फूलकर मोटा हो जाएगा या पिचक जाएगा? आप ही से इसका आंसर ले लेंगे और लास्ट में कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा इसका आंसर, अगर आपको समझ में आ जाए तो। चलिए पहले समझते हैं। दिया है विसरण, तो पहले विसरण से समझने से पहले, विसरण को समझने से पहले 2 चीज आप समझिए, घोल और घोलक। ये घोल और घोलक अगर बिल्कुल समझ गए तो समझिए कि सिर्फ अभी विसरण के बारे में समझे। ये विसरण क्या है आइए समझिए। विसरण और परासरण को समझने के लिए सबसे पहले एक प्रैक्टिकल करते हैं। 1 बाल्टी पानी में थोड़ा नील डाल देते हैं। जब नील डालते हैं तो देखते हैं कि नील के अणु उसमें धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है। हम समझते हैं कि नील के अणु उसमें चलने लगा। हमने कभी पानी के बारे में नहीं सोचा कि पानी के अणु भी उसमें चलता होगा। चलते दोनों हैं, दिखाई सिर्फ नील ही देता है, दोनों चलते हैं उसमें। चलिए ठीक है, चलते हैं। तो जब वो चलते हैं ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं कि विसरण हो रहा है। यानी पानी के अणु भी विसरण कर रहे हैं और नील के अणु भी विसरण कर रहे हैं, ये दोनों चल रहे हैं। तो जब कोई कण चलना शुरू करता है तो पहले उसे विसरण कह देते हैं। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया होगा कि बस विसरण इतना को ही कहते हैं कि जब किसी द्रव या गैस का कण किसी दूसरे द्रव या गैस में चलना शुरू कर देते हैं तो उसी को विसरण कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आइए देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि घुल्य या घोल दोनों की स्वतंत्र या निर्बाध गति ही विसरण कहलाती है। अब कहिएगा कि सर घोल या घोलक क्या है? बहुत लोग जानते होंगे घोल या घोलक क्या है, ये तो 6 क्लासों से ही बच्चे पढ़ते आते हैं। पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। घोल वो होता है जो घुल जाता है और घोलक वो होता है जो घोल देता है। एक कटोरी में पानी लीजिए और चीनी लीजिए। पानी घोलक है, वो घोलेगा, और चीनी घोल है, वो घुल जाएगा। समझ में आया? तो घोल और घोलक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ये समझिए। चलिए इतना तक अगर समझ में आया तो समझिए कि विसरण परासरण को तो आप यूं समझ जाएंगे। पहले ये समझिए घोल और घोलक। अब नीचे एक बात लिखा हुआ है, उच्च सांद्रता निम्न सांद्रता, इसको भी समझेंगे, थोड़ा रुकिए। अब आते हैं परासरण के पास। हमने ये पढ़ा कि अणु जब चलना शुरू करते हैं तो उसे हम विसरण कहते हैं। अब परासरण किसे कहते हैं? अब आइए मान लेते हैं कि हमने एक कटोरी लिया, उस कटोरी में पानी लिया और पानी में एक किशमिश डाल दिया। ठीक। अब किशमिश क्या होता है कि किशमिश के ऊपर एक झिल्ली लगा होता है। अब इस कटोरी का पानी क्या होगा कि धीरे धीरे किशमिश में घुसना शुरू कर देगा। जब घुसना शुरू कर देगा तो ये पार किया किसी को, यानी किशमिश के या अंगूर के झिल्ली को पार किया। तो जब पार करेगा तो उसे परासरण कहते हैं। ये बात भी समझ में आई होगी आपको कि जब वो पार करेगा तो उसे परासरण कहते हैं। अब देखिए, एक अंडा की कहानी है। कहा जाता है कि जब एक कवच सहित अंडे को सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में डाल देंगे
तो वो धीरे धीरे उसका जो कवच है वो गल जाएगा और बचेगा एक झिल्ली में एक अंडा। अब उस झिल्ली वाले अंडे को निकालकर जब जल में रख देंगे, फ्रेश जल में, तो वो अंडा फूल जाएगा। ये कैसे? अब जो पानी है, प्लेट का जो पानी है, प्लेट का जो पानी है वो धीरे धीरे अंडा में घुस गया, अंडे के ऊपर लगी झिल्ली को पार करके। तो जब पार करके जब कोई कण बाहर या अंदर आता है तो उसे परासरण कहते हैं। अगर वो सिर्फ चलता है तो उसे विसरण, और जब पार कर जाता है तो उसे परासरण कहते हैं। इतना बात आपको समझ में आया होगा। आइए अब ये आपको बता दें कि ये क्यों लिखे हैं उच्च सांद्रता निम्न सांद्रता। इसी का अहम पाठ है और यही गलत करवाते हैं परीक्षाओं में हमारे उत्तरों को। आइए पहले इसको समझते हैं। उच्च सांद्रता निम्न सांद्रता, इसे समझने से पहले एक और बात समझ लीजिए। आप घनत्व को पहले समझिए। तो चलिए इसे मिटा देते हैं। घनत्व को, घनत्व क्या होता है? घनत्व को अंग्रेजी में हम लोग डेंसिटी कहते हैं। घनत्व क्या होता है? तो जब कोई पदार्थ जितना ही घना होता है तो उसे हम लोग घनत्व कहते हैं। जितना घन होगा तो कहेंगे कि इसका घनत्व अधिक है, अगर ज्यादा फाक फाक होगा तो कहेंगे कि इसका घनत्व कम होगा। बहुत से बच्चे ये भी नहीं समझ पाते हैं कि घनत्व का मतलब होता क्या है। आप समझ गए होंगे, मुझे पता है। अब इस घनत्व के बाद अब आते हैं ये सांद्रता ले लेते हैं। अब सांद्रता का मतलब होता है एकदम पतला। ये समझ जाइए, अगर इतना समझ गए ना तो आपका विसरण और परासरण कभी गलत नहीं होगा। सांद्रता का मतलब पतला, उच्च सांद्रता यानी बिल्कुल एकदम पतला, और निम्न सांद्रता थोड़ा मोटा, कम पतला। इतना बात आपको समझ में आ गई होगी कि उच्च सांद्रता यानी अधिक पतला और निम्न सांद्रता यानी कम पतला। ये तो बात समझ में आ गई ना। तो अब कहते हैं जो किशमिश में पानी कभी घुस जाता है कभी निकल जाता है, इसी की कहानी तो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कि क्यों घुस जाता है और क्यों निकल जाता है। उस कहानी में इन दोनों की अहम भूमिका है। बस थोड़ा सा रुक जाइए। और अधिक पतला जो होगा वो कम पतला की तरफ चलना शुरू कर देगा। उसके ऊपर अगर झिल्ली भी लगी हो तो उसे पार कर जाएगा। देखिए, किशमिश को एक प्लेट में लेते हैं और उसमें पानी डाल देते हैं। तो पानी डाल देते हैं तो देखते हैं कि किशमिश के जो अंदर वाले कण है वो कम घन है और पानी जो है कम घन है, और किशमिश के जो कण है पानी के कण जो अधिक घन है और अधिक पतले भी है, और किशमिश के जो अणु है वो अधिक घन है लेकिन कम पतले हैं। अब जो पानी के कण क्या होते हैं, ये पानी के कण घुस जाते हैं, एकदम पतले होते हैं, घुस जाते हैं किशमिश के अंदर, उसके झिल्ली को पार करके, तो परासरण कहलाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी ही घुसता है उसमें, अब उस किशमिश के अंदर भी जो होता है वो भी बाहर आना शुरू हो जाता है, वो भी बाहर आता है। ठीक है, ये दोनों आना जाना शुरू करते हैं वो विसरण की तरह, और ये जब पार कर जाता है तो उसे परासरण कहते हैं। अब रही बात, तो इस तरह जब पानी एकदम बिल्कुल पतला होता है तो कहा जाता है परीक्षाओं में कि जो घोल होता है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। तो पानी एकदम पतला होता है तो कम पतला की ओर घुस जाता है। अब इस तरह किशमिश फूल जाता है। अब क्या करते हैं कि उसी किशमिश को उठाकर डाल देते हैं एक नमक वाले घोल में। जब नमक वाले घोल में डाल देते हैं तो जो नमक होता है अब थोड़ा मोटा हो जाता है, नमक वाला पानी थोड़ा मोटा हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि किशमिश के जो अंदर पानी घुसा है वो तो भाई पतला है, अब वो किशमिश का पानी निकल करके अब इसमें घुस जाएगा,
क्योंकि अभी हमने बताया कि जो पतला होगा वही घुसेगा मोटा वाला में। ठीक है, तो अब नमक का पानी मोटा हो गया, उसके अणु के बीच में जगह हो गए, और किशमिश के अंदर पतला पानी भरा है, अब तो वो मोटा वाला में घुसेगा, इसीलिए नमक वाले उसे सोख लेते और किशमिश पिचक जाता है। तो इस प्रकार आप समझिएगा, बच्चों को एक शब्द नहीं समझ में आता है और वो है सांद्रता। अब समझ जाइएगा कि सांद्रता का मतलब बिल्कुल पतला, जो पतला होगा वो घुसेगा थोड़ा मोटा वाला में। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि अंडा कैसे फूल गया पानी में और कैसे पचक गया नमक वाला पानी में। ठीक उसी तरह आपको ये भी बता दें कि कैसे किशमिश फूल जाता है और पचक जाता है। अब एक प्रश्न पूछें आपसे कि जब अमीबा को उठाकर समुद्र के पानी में डाल दिया जाए तो फूल जाएगा कि पचक जाएगा? तो आपको समझ में आ गया होगा कि फूल जाएगा कि पचक जाएगा, क्योंकि समुद्र के पानी में नमक होता है। ठीक है, आगे आइए, कुछ क्वेश्चन परीक्षाओं में गलत होते हैं, बार बार गलत होते हैं, उन्हें देख लिया जाए। करें कि पौधे अपने जड़ से पानी सोख लेते हैं। तो पौधे अपने जड़ से पानी कैसे सोख लेते हैं? विसरण से कि परासरण से? तो वो परासरण से सोख लेते हैं। परासरण से यानी जो पेड़ पौधे की जो जड़ होते हैं एक एक कोशिका से बने होते हैं, और वो कोशिकाएं पहले एक से खींचती है, उससे दूसरी खींचती है, और कैसे कोशिका में तो हम लोग पढ़े हैं कि झिल्ली लगी होती है, उन्हीं झिल्ली को पार कर करके वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं और वो पौधा अपने जड़ से पानी खींच लेता है। तो परासरण, ठीक है, पार करना पड़ता है पानी को, कोशिकाओं को, इसीलिए परासरण होगा। जल का संचालन, यानी आप लोग पढ़े कि पेड़ पौधा में जाइलम जो होता है जल को लेकर ऊपर पहुंचाता है, तो किस विधि से पहुंचाता है जल को? तो जल को परासरण विधि से ही पार कर करके, एक झिल्ली से दूसरी झिल्ली को पार कर करके वो ऊपर पहुंचा देता है जल को। तीसरा प्रश्न है कि रंध्रों को खुलने और बंद होने में पत्तियों से खाद्य पदार्थ पौधों के निम्न भागों तक पहुंचाने में, करें कि रंध्रों को खोलने और बंद होने में भी किसका उपयोग किया जाता है? तीर रहा आपका परासरण। परासरण की वजह से ही पत्तियों के रंध्र, जिसे हम लोग स्टोमाटा कहते हैं, वो खुलता है और बंद होता है। अगली बात रही कि पत्तियों से खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचता है। पत्ती में जब भोजन बन जाता है तो वो किस विधि से पेड़ पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचता है? तो वो भी परासरण।